नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार। आज आपको जो बताने वाला है टॉपिक आपका है प्राचीन इतिहास के बारे में। तो प्राचीन इतिहास को आज हम लोग समझेंगे और उसको कितने भागों में बांटा गया है, उससे मतलब प्राचीन इतिहास को कहाँ से कहाँ तक को बोलेंगे, उसको कई भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को समझने के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी होगा। ये समझ जाएंगे तो आपका काफ़ी जो है मतलब बेसिक काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। तो प्राचीन इतिहास को हम लोग अगर समझते हैं तो 30 लाख बीसी से लेकर करके 712 एडी तक, 30 लाख बीसी से लेकर 712 एडी तक ये माना जाता है, प्राचीन इतिहास माना जाता है। और प्राचीन इतिहास को हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला आपका हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा आधे ऐतिहासिक काल, तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल। तो 3 वर्गों में तो हमने बांट लिया। अब क्या है प्रागैतिहासिक काल, क्या है आधे ऐतिहासिक काल, क्या है ऐतिहासिक काल, उसको लोग समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं कि सबसे पहले, मतलब कहने का मतलब है कि मानव क्या, जब आदि मानव के समय, आदि मानव की तरह जब लोग रहते थे, उस समय क्या कोई कोई भी लिखित साक्ष्य हमें मिला नहीं है। और वो सब समाज में नहीं रहना जानते थे, मतलब वो कपड़ा पहनने तक नहीं जानते थे। तो वैसे वैसे काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या कहेंगे, जिस समय का हमें लिखित विवरण, कोई भी लिखित विवरण नहीं मिला है और सब समाज में मानव नहीं रहते थे, उसे कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। दूसरा अगर बात करेंगे आधे ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक ईरा। ये क्या होता है, इसमें अगर बात करेंगे, आप नाम सुने होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन अभी तक उसे नहीं पढ़ा गया है, जिस कारण उसे आधे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो आधे ऐतिहासिक काल आप समझ गए होंगे। आगे अगर बात करेंगे ऐतिहासिक काल, ये माना जाता है कि 600 बीसी से लेकर के अभी तक ये माना जाता है ऐतिहासिक काल, जिसमें कि सब समाज में रहना सब समाज में रहना समझ गए थे। और जो है लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी जा सका है, वैसे काल को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। अब ये ऐतिहासिक काल को आप 3 वर्गों में पढ़ने के लिए बांट बांट लेते हैं, जैसे आधुनिक इतिहास, वही मेडिएवल हिस्ट्री, और तीसरा आपका हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। इसको आप लोग 3 वर्गों में बांटते हैं। आगे हम बात करेंगे कि प्राचीन इतिहास का स्रोत क्या है, मतलब इसे कहाँ से हमें जानकारी मिलती है। तो दूसरा अगर बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत से, पहला पहला क्या, पुरातात्विक स्रोत से। इसे अभिलेखों से जानकारी मिलती है, मूर्ति कला से जानकारी मिलती है, मूर्ति कला से जानकारी मिलती है, सिक्का से मिलता है, भवन निर्माण से मिलता है। ये आपका हो गया पुरातात्विक स्रोत। दूसरा अगर बात करेंगे साहित्यिक स्रोत में, तो साहित्यिक स्रोत में आपने नाम सुने होंगे बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, ब्राह्मण ग्रंथ का। ये साहित्यिक आपका स्रोत हो गया। साहित्यिक मतलब समझ सकते हैं आपकी लिखा हुआ कुछ जानकारी हमें। तीसरा अगर बात करेंगे विदेशी स्रोत, तो विदेशी स्रोत में अगर बात करेंगे तो यूनानी ग्रंथ आपका हो जाएगा, चीनी ग्रंथ हो जाएगा, अरबी ग्रंथ हो जाएगा। और ये ग्रंथ तो हो गया, इसके साथ ही हमें कई अभिलेख मिले हैं जो कई शासक से संबंधित है, तो हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। जैसे अभिलेख के बारे में बात करेंगे तो अभिलेख का अध्ययन कहलाता है द स्टडी ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, ये एपिग्राफी कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या है, अभिलेखा शास्त्र भी कहा जाता है। तो अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाएगा, एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र। हड़प्पा सभ्यता का जो भी अगर बात करेंगे, मतलब अभिलेख जो है, हड़प्पा सभ्यता का जो अभिलेख है अभी तक पढ़ाई नहीं जा सका है, अभी तक भी नहीं पढ़ा जा सका है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो पढ़ा जाने वाला अभिलेख था वो किसका अभिलेख अभिलेख था, तो वो आपका अशोक का अभिलेख था। तो पूछेगा कि सबसे प्रथम पढ़ा जाने वाला अभिलेख किसका है, तो आप बताएंगे अशोक का अभिलेख, अशोक का अभिलेख, ध्यान रखना है। और ये किस भाषा में लिखा गया था, तो ये प्राकृतिक भाषा, जिसे आप कहते हैं अर्धमगधी भाषा भी कहा जाता है। तो जो सर्वप्रथम पढ़ा जाने वाला जो अभिलेख था वो अशोक का अभिलेख था। वो अशोक का जो अभिलेख पढ़ा गया है वो जेम्स जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 18 दूना 36, मतलब 18 to 36 प्लस 1 ऐड कर दीजिए, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है अशोक का अभिलेख का। और वो किस भाषा में था, तो प्राकृतिक, या उसी कह सकते हैं प्राकृत या अर्धमगधी कह सकते हैं। और लिपि की बात करेगा ब्राह्मणी लिपि। वैसे अशोक का अभिलेख जो है, अशोक का अभिलेख में कई लिपि का प्रयोग किया गया है, उसमें अधिकांशतः कौन सा था, तो वो होगा ब्राह्मणी लिपि था। तो पूछेगा कि अशोक का अभिलेख में सबसे ज्यादा किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो आप बताएंगे ब्राह्मणी, ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसमें ख्रोष्टी मिलता है, अरमाइक मिलता है, ग्रीक मिलता है, ये सब लिपियां का उल्लेख मिला है अशोक का अभिलेख में।
लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो यह हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि का जनक माना जाता है कौन? भगवान वर्मा को माना जाता है ब्राह्मणी लिपि का जनक माना जाता है। ये बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। खरोष्ठी लिपि के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो इसका जन्म जो है अरमाइक लिपि से हुआ है। तो अगर पूछेगा खरोष्ठी लिपि का जनक जो जन्म हुआ है ये कहाँ से हुआ है, क्या बताएंगे? अरमाई लिपि है। अरमाइक लिपि से, जो दाएं से बाएं। ध्यान रखना है कि ब्राह्मणी लिपि जो है ना ये बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। कैसे? बाएं से दाएं। जबकि खरोष्ठी लिपि की अगर बात करेंगे तो ये दाएं से बाएं, मतलब कह सकते हैं आप कि ब्राह्मणी लिपि का उल्टा लिखा जाता है, क्या? खरोष्ठी लिपि। अब कुछ अभिलेख देख लेते हैं। जैसे आप प्रयाग प्रशस्ति का नाम सुने होंगे। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख मिला है यह समुद्रगुप्त से संबंधित है, ये जानकारी मिलता है। तो पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख किस शासक की जानकारी मिलती है, तो क्या बताएंगे? समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति किसका मिलेगा? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलेगा। एहोल अभिलेख के बारे में अगर बात करेगा तो ये मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। तो पूछेगा एहोल अभिलेख की जानकारी किस शासक मिलती है, तो क्या बताएंगे? पुलकेशिन द्वितीय। होल द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। हाथी गुफा अभिलेख आपने नाम सुना होगा खारवेल का। जी हाँ, खारवेल। उड़ीसा पर सबसे पहले जो आक्रमण किया गया था वो खारवेल ही किए थे। उसी की जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। तो हाथी गुफा अभिलेख इससे हो जाएगा खारवेल से। तो ये भी ध्यान रख लेना है। तो हाथी गुफा अभिलेख कहाँ से? खारवेल से। तीन तो हो गया। गिरनार के बारे में अगर बात करेंगे तो रुद्रदामन। रुद्रदामन से अगर बात करेगा गिरनार जो है, गिरनार अभिलेख की जानकारी किससे मिलती है, क्या बताएंगे? रुद्रदामन। गिर गया रुद्रदामन, दामन गिर गया, गिरनार से आप रख सकते हैं क्या? रुद्रदामन। मेहरौली अभिलेख की अगर बात करेगा तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगर पूछेगा यही जो है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो मेहरौली अभिलेख की जानकारी किस शासक से संबंधित है, क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और मंदसौर की बात करेंगे तो कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय। तो अगर बात करेगा तो एक बार रिकॉल करेंगे तो आपको आसानी से ये चीज याद हो जाएगा। और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो क्या, तो देखिए उसको अगर इतिहास को अगर हम समझेंगे ना तो आप जानते हैं कि 712 में सबसे पहले भारत में आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम। कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम किया था आक्रमण 712 में। इस क्रम में आप समझ सकते हैं 712 में से लेकर करके अगर बात करेंगे कब तक? 1600 नहीं, आपका हो जाएगा 1206 से लेकर 1206 में गुलाम वंश, मतलब दिल्ली सल्तनत आप कह सकते हैं। दिल्ली सल्तनत जो पीरियड रहा है दिल्ली सल्तनत का, वो 1206 से लेकर कब तक रहेगा? आपका 1526 तक। जबकि 1526 में ही हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इस समय तक चला था दिल्ली सल्तनत, इसका पीरियड चला था। और 1526 से लेकर के अगर बात करेंगे 1857 तक ये रहा है मुगलों का रहा है शासन रहा है 1857 तक। वैसे अगर बात करेंगे तो मूल रूप से जो रहा है 1707 तक ही रहा है, औरंगजेब तक ही रहा है। उसके बाद तो 1600 में आ ही जाता है अंग्रेज व्यापार करने के लिए। अंग्रेज आ जाता है व्यापार करने के लिए। और ये आपका जो है अंग्रेज, मान सकते हैं आपकी भारत में जो है ना अंग्रेजों का प्रभुत्व रहा कब से? तो अंग्रेजों का जो प्रभुत्व रहा है ये आपका रहा जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, कदम रखने का जगह मिला 1757 में। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और इस समय क्या होता है कि इस समय से अंग्रेजों का ये कन्फर्म हो जाता है कि अब जो है अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाएगा। वैसे बहुत सारे, मतलब कहने का मतलब क्या है, पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आए थे, डच आए, और भी बहुत सारे कंपनियां आई, बहुत सारे देश हमारे भारत में आए। लेकिन सभी को पछाड़ करके आगे बढ़ा कौन? वो बढ़ा अंग्रेज, वो बढ़ा अंग्रेज। तो अंग्रेज जो है ना 1757 से भारत में शासन प्रारंभ किया है। और देखिए कब से कब तक? 1757 से लेकर के आपका हो जाएगा 1857। और भारत को आज़ादी कब मिली? 1947 में, 1947 में। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 200 वर्षों के लगभग जो है अंग्रेज भारत पर शासन किया। और उसके बाद जो है भारत अपना गणतंत्र हो गया। तो आई होप ये मतलब कहने का मतलब इतिहास का ये बेसिक समझ थी। इतना आप समझ लेंगे ना तो आपका जो है इतिहास का एक समझ विकसित होगी। उसके बाद हम लोग जो है प्राचीन इतिहास का अगला वीडियो लाएंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।